हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है अरस्तू का कारणता सिद्धांत। कारणता सिद्धांत दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी दोनों में इस पर हम बृहद चर्चा देखते हैं। इंडियन फिलॉसफी में सांख्य दर्शन ने सत्कार्यवाद के रूप में इसकी चर्चा की है। न्याय दर्शन ने असत्कार्यवाद के रूप में इसकी चर्चा की है। बौद्ध दर्शन के प्रतित्व समुत्पाद में हम कारणता सिद्धांत देखते हैं। चार्वाक ने इसके खंडन के रूप में इसकी चर्चा की है। वेस्टर्न फिलॉसफी में अरस्तु ने कारणता सिद्धांत दिया है। ह्यूम ने इसके खंडन के रूप में युक्तियां प्रस्तुत कर इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। मिल भी कारणता सिद्धांत पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ही दर्शनों में, इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी में, कारणता सिद्धांत का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। तो ये कारणता सिद्धांत है क्या, पहले हम इसे समझ लें। कारणता सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु या घटना का कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो अब मैं अरस्तु के कारणता सिद्धांत पर आती हूँ। इनके कारणता सिद्धांत पर आने के पूर्व थोड़ा सा मैं अरस्तु के विषय में बताना चाहूँगी। अरस्तु ग्रीक दर्शन के एक महान फिलोसोफर रहे हैं। ये प्लेटो के शिष्य रहे हैं और दार्शनिक महत्ता में प्लेटो के बाद अरस्तु का ही नाम आता है। अरस्तु विश्व विजयी सिकंदर के गुरु भी रहे हैं। अरस्तु के विषय में ये कहा जाता है कि ज्ञान का कोई क्षेत्र नहीं है जिसको उन्होंने छुआ नहीं है। उन्होंने फिलॉसफी, लॉजिक, साइकोलॉजी, फिजिक्स, इथिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साहित्य, इन सभी पर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं और आज भी इन विषयों में इनके विचारों को पढ़ा जाता है। सिंबॉलिक लॉजिक के तो ये जनक ही हैं और अभी भी सिंबॉलिक लॉजिक में इनके लॉजिक को पढ़ाया जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, एथिक्स आदि हैं। अरस्तु के दर्शन का केंद्र बिंदु उनका द्रव्य और आकार, मैटर और फॉर्म का विचार है। इनके अनुसार यह संपूर्ण विश्व दो तत्वों से बना हुआ है, मैटर और फॉर्म। प्रत्येक वस्तु, विश्व की प्रत्येक वस्तु इस मैटर और फॉर्म का ही सम्मिश्रण है। इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये मैटर और फॉर्म है क्या? मैटर अर्थात जिससे कोई वस्तु बनता है और फॉर्म जो उस बन के वो तैयार होता है उसे फॉर्म कहते हैं। इसको हम एक लकड़ी के कुर्सी के संदर्भ में समझ सकते हैं। लकड़ी का कुर्सी का मैटर हुआ उसका लकड़ी, और फॉर्म हुआ जो लकड़ी से कुर्सी बनकर तैयार हुआ वो उसका फॉर्म हुआ। तो इस तरह से अरस्तु संपूर्ण विश्व में इस मैटर और फॉर्म को स्वीकार करते हैं। विश्व की प्रत्येक वस्तु एक दृष्टि से मैटर है तो वही दूसरी दृष्टि से फॉर्म हो जाता है। जैसे सूत के संदर्भ में रुई द्रव्य है और कपास के संदर्भ में वही रुई आकार हो जाती है। इस मैटर और फॉर्म के आधार पर अरस्तु विश्व में विकास क्रम को भी दर्शाते हैं। यह विकास फॉर्म की प्राप्ति के लिए है।
जैसे इनके अनुसार सबसे नीचे के स्तर पर फॉर्म विहीन मैटर होता है, जो जड़ पदार्थ है, और जैसे जैसे मैटर समाप्त होते जाता है और फॉर्म की मात्रा बढ़ते जाता है, वैसे वैसे संपूर्ण विश्व जो है विकास के स्तर की दृष्टि से ऊपर उठता जाता है, और सबसे ऊपर के स्तर पर मैटर विहीन फॉर्म रह जाता है, जिसे अरस्तु ईश्वर कहते हैं। उन्हें ही अरस्तु अनबुक्ड मूवर कहते हैं, अर्थात जो स्वयं अगतिशील है लेकिन सभी को गति देता है, और संपूर्ण विश्व का विकास उस फॉर्म को की प्राप्ति ही है। तो इस तरह से अरस्तु के दर्शन में हम मैटर और फॉर्म की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं। अरस्तु इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, इसके विकास, विश्व के पदार्थों का उद्देश्य आदि की व्याख्या के लिए वो कारणता सिद्धांत को लाते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु या घटना के पीछे 4 कारण होते हैं। कोई भी वस्तु या घटना इन 4 कारणों का ही परिणाम होता है। ये 4 कारण हैं: उपादान कारण अर्थात मटेरियल काउज, दूसरा है निमित्त कारण अर्थात इफिशिएंट काउज, तीसरा है स्वरूप कारण अर्थात फॉर्मल काउज, और चौथा है लक्ष्य कारण अर्थात फाइनल काउज। तो अब हम इस चारों कारणों को देखें। पहला जो उपादान कारण है, उपादान कारण का अर्थ होता है वह पदार्थ जिससे किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। इसको हम घड़े के संदर्भ में समझ सकते हैं। घड़े के निर्माण में मिट्टी उसका उपादान कारण है, क्योंकि घड़ा मिट्टी से बना हुआ है, तो वो उसका उपादान मटेरियल काउज है। निमित्त कारण किसी वस्तु की उत्पत्ति में जो गति और व्यवस्था लाता है, वह उसका निमित्त कारण कहलाता है। जैसे इसे घड़े के संदर्भ में देखें तो कुम्हार निमित्त कारण है, क्योंकि कुम्हार ही उस घड़े का निर्माण करता है। स्वरूप कारण, स्वरूप कारण वह है जो उस वस्तु की उत्पत्ति में उसके आकार का निर्धारण करता है। तो आकार, घड़े का आकार कुम्हार के मस्तिष्क में घड़े के निर्माण के पहले आता है, जिसके अनुरूप वह घड़े का निर्माण करता है। तो जो उसका आकार है घड़े का, वो उसका स्वरूप कारण कहलाता है। लक्ष्य कारण, फाइनल काउज, किसी वस्तु की उत्पत्ति के पीछे उत्पादनकर्ता का जो लक्ष्य होता है, वही उसका लक्ष्य कारण कहलाता है। इसी आधार पर अरस्तु का कहना है कि विश्व की सभी वस्तुएं उद्देश्यपूर्ण हैं। इसे हम घड़ा के संदर्भ में समझें तो घड़े का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? घड़े का निर्माण का उद्देश्य है कि हमें ठंडे जल की प्राप्ति हो। तो इस तरह से अरस्तु संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति की व्याख्या इन 4 कारणों के माध्यम से करते हैं। लेकिन कालांतर में जाके वे इन 4 कारणों में से अंततः 2 कारण को ही स्वीकार करते हैं। वो निमित्त कारण और प्रयोजन कारण का अंतर्भाव स्वरूप कारण में ही कर देते हैं, क्योंकि निमित्त कारण का उद्देश्य और प्रयोजन कारण का उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य है स्वरूप को गढ़ना, और स्वरूप गढ़ गया तो फिर वो उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसलिए वो अंत में 2 ही कारण स्वीकार करते हैं, उपादान कारण और स्वरूप कारण। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अरस्तु का जो यह कारणता सिद्धांत है, वो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, उद्देश्य और विकास
की व्याख्या करता है। अरस्तु के इस कारणता सिद्धांत की आलोचकों ने आलोचना भी की है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक धारणा से विपरीत है। विज्ञान किसी कार्य की उत्पत्ति में दो कारण स्वीकार करता है, उपादान कारण और निमित्त कारण। लेकिन अरस्तु फाइनली दो कारण को मानते हैं, उपादान कारण और स्वरूप कारण, जो वैज्ञानिक धारणा से भिन्न है। दूसरा कि लक्ष्य और स्वरूप काल की दृष्टि से कार्य के पहले नहीं हो सकता है, उन्हें केवल हम वैचारिक रूप में ही पहले स्वीकार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अरस्तु का कारणता सिद्धांत दोष मुक्त नहीं है। फिर भी इनके कारणता सिद्धांत की महत्ता है, क्योंकि इन्होंने विकासवाद को इसके आधार पर स्थापित किया और जिसका प्रभाव बाद के विचारकों हेगेल, लेibniz आदि पर पड़ता है। तो इस तरह से अरस्तु का कारणता सिद्धांत कंप्लीट होता है। इसी के साथ मेरा ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।